नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों की, जिसका सीधा इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। आज वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं अमेरिका ईरान जंग में अमेरिकी सेना की बदहाली के बारे में। जब भी मैं ये रिपोर्ट दर्शकों के सामने पेश करता हूं या इस मैटर पर हम डिबेट करते हैं, रक्षा विशेषज्ञों के पैनल को बुलाते हैं, तो कई लोग ये दावा करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, अमेरिकी सेना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और माइटीएस्ट आर्मी में से एक है। मैं कहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी भी आर्मी को, किसी भी सेना को एक रणनीति, एक नायक की जरूरत होती है, एक लीडर की जरूरत होती है जंग जीतने के लिए, जंग में फतेह हासिल करने के लिए, फिर चाहे वो इंद्र की सेना ही क्यों ना हो। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट्स निकलकर बाहर आ रही हैं तो उन्हीं लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए हैं। अमेरिकी सेना की बदहाली के बारे में एक ऐसा रिपोर्ट खुलकर सामने आया जिसके बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो आज बेहद बुरी स्थिति में है, और उस एब्राहम लिंकन शिप पर तैनात 5000 से ज्यादा नेवी के जवान, जो एक एक दिन अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बीते 200 दिनों से ज्यादा से सैनिक समंदर में तैनात हैं। एयरक्राफ्ट में शावर, शौचालय, सीवेज सब खराब हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों को हर दिन ईरानी फ्रंट पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी सरकार की तरफ से अपने एंड पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और व्हाइट हाउस में बैठे हुक्मरानों को लगता है कि सब कुछ जादुई डंडे से चल रही है। सैनिकों के लौटने के समय भी क्लियर नहीं किए गए और अमेरिका में लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि आखिर वो कब लौटेंगे, प्रशासन के पास इसका जवाब क्या है। उधर नेवी के ऑफिस के सामने लोगों के बवाल काटने के बाद अब अमेरिका एक खास तैयारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका यूएसएस एब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट से निकालने की तैयारी कर रहा है और इसकी जगह एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा जिसका नाम रूजवेल्ट है। तो इससे दो चीजें साफ होती है। एक तो अमेरिका यहां पर इस इलाके में एक लंबी उपस्थिति के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि जब बातचीत करनी है और युद्ध को बंद करना है तो 20 से ज्यादा युद्धपोत और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों। बताएंगे आपको डिटेल से खबर कि आखिर ये न्यूज क्या है, क्यों अमेरिकी सैनिक बेहाल है, क्यों वो यहां से भागकर वापस यूएस जाना चाहते हैं और क्यों यूएसएस एब्राहम लिंकन की वापसी हो सकती है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे पाक, सऊदी और तुर्की के गठबंधन के बारे में। ईरान के खिलाफ सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर गठबंधन बनाई थी और इसे 48 घंटे के अंदर हूती विद्रोहियों ने ठेंगा दिखा दिया। जी हां, ये 3 सो कॉल्ड गल्फ के पावरफुल देश जब सामने आए और उन्होंने अग्रीमेंट किया तो तस्वीर आपके सामने हमने दिखाई और आपको डिटेल से भी दिखाएंगे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी के तेल और गैस रिफाइनरियों को धुआं धुआं कर दिया और रात भर रेला है, तबीयत सेट होगा। हमले के बाद का आलम यह है कि पाकिस्तान और तुर्की सांस तक नहीं ले पा रहे, जबकि डील तो यह थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो बाकी दोनों देश मिलकर जवाब देंगे। अब पूरी दुनिया इस इंतजार में बैठी हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की जवाब कब देंगे, और अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या ये कागजी गठबंधन है और ये महज कागज के शेर हैं। इनको क्या लगा था ये छोटे मोटे ऐसे गठबंधन बनाकर ये ईरान को चुनौती देंगे। क्या ऐसे गठबंधन से ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ऐसे गठबंधन से ईरान जैसी ताकत को मिडिल ईस्ट में चुनौती दी जा सकती है? जवाब बहुत हद तक हूती विद्रोहियों ने दे दी है, लेकिन अब पलटवार का इंतजार पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से है। चलिए स्टोरी को भी जानते हैं डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। शतरंज की बिसात पर वजीर, मंत्री, ऊंट, घोड़े,
सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन एक प्यादा जितना महत्वपूर्ण होता है उतना शायद ही कोई दूसरा मोहरा हो। कहते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक यही स्थिति होती है मैदान जंग में। ऊपर कितनी ही पावरफुल सत्ता क्यों ना बैठे हो, अगर जंग लड़ने वाले सैनिक कमजोर पड़ जाएं, तो किसी भी सुपर पावर की हार तय हो जाती है, उस देश का जीतना मुश्किल हो जाता है। और खबर आई है अमेरिका ईरान के बैटल ग्राउंड से, जहां अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूएसएस एब्राहम लिंकन की तबीयत खराब है। काफी दिनों से तैनात इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सारी सुविधाएं बर्बाद हो चुकी हैं। एब्राहम लिंकन के कैरियर पर तैनात 5000 जवानों की जिंदगी खतरे में है। बड़ी खबर यह है कि एब्राहम लिंकन इस वक्त सर्विस की स्थिति में नहीं है। पानी में गंदगी की आशंका है, जवानों को टाइफाइड का खतरा है, शावर में फफूंद जैसी समस्या सामने आ रही है, टॉयलेट चोक हो चुके हैं। नेवी अधिकारियों का मानना है कि एक इलाके में पाइप में जाम होने की वजह से टॉयलेट प्रभावित हुए और जहां फफूंद नजर आए वो वेंटिलेशन की समस्या से बनी नमी हो सकती है। सप्लाई की स्थिति भी खराब हो रही है क्योंकि लिंकन बीते 6 महीने से ईरान के इलाके में तैनात है। अब इस खराबी को दूर करने के लिए अमेरिका एब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है, जो यूएसएस एब्राहम लिंकन की जगह लेगा। बात साफ है कि अमेरिका की आर्मी हाफ रही है ईरान अमेरिका के जंग में, और अमेरिका के पास फिलहाल कोई ठोस सल्यूशन नहीं है कि वो ये वॉर से बाहर कैसे निकले। हालांकि अभी वापसी की कोई ठोस तारीख नहीं दी गई है कि रूजवेल्ट यूएसएस लिंकन की जगह आखिर कितने दिनों में लेगा। वर्तमान में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश के जंग में वापस लौटने की खबर थी, लेकिन वो भी इसी इलाके में तैनात है। अभी देख लेते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहां पर पोजीशन बनाए हुए है। अब ये नक्शा आपके सामने है। यूएसएस एब्राहम लिंकन ये अभी जो है वो सुएज कनाल के पास है, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र में तैनात है। अगर हम इस वक्त यूएसएस एब्राहम लिंकन की बात करें और इसे यहां से इस लोकेशन से मूव कराने की तैयारी भी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। यह कैरियर ईरान के करीब समुद्री सुरक्षा और गश्त की निगरानी कर रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ले लीजिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इस वक्त लाल सागर के करीब है और गल्फ ऑफ ओमान के करीब भी आप इसे कह सकते हैं मौजूद है। एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, वर्तमान में लाल सागर उसके आसपास के इलाकों में घूमता रहता है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। ये अरब सागर और पूर्वी भूमध्य सागर के पास तैनात है, खासकर उस जगह पर जहां अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। दरअसल ईरान के साथ जंग में उलझा अमेरिका अपने ही जवानों को भूल चुका है। समुद्र के बीचे बीच नर्क में कैद 5000 अमेरिकी सैनिक तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं, जबकि वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी और डिप्लोमेट को इनकी रत्ती भर परवाह नहीं। 259 दिनों से तैनाती झेल रहे यूएसएस लिंकन पर हालात बहुत भयावह बन गए हैं। लगातार 208 दिनों से सैनिकों ने जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं देखा है। अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में गिने जाने वाले यूएसएस एब्राहम लिंकन पर तैनात करीब 5000 नौसैनिकों की जिंदगी इस वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान के साथ तनाव के बीच समंदर में भेजा गया ये बेड़ा अब तक वापस नहीं लौटा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी को पता भी नहीं है कि इस बेड़े को वापस कब लाया जाएगा, और इसे लेकर अमेरिका में बवाल कटना शुरू हो गया है। जो जवान महीनों पहले अपने परिवारों को अलविदा कहकर निकले थे और वो आज भी लहरों के बीच फंसे हुए हैं, वो जंग के कारण थके हुए हैं, टूटी सुविधाओं के साथ जूझते हुए और मानसिक
तौर पर सरेंडर हो चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बीते 21 नवंबर को सैन डिएगो से रवाना हुआ था। तब से लेकर अब तक इसकी तैनाती के 259 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पूरी अवधि में जहाज सिर्फ 2 बार किनारे लगा, उनमें से एक बार भी यात्रा महज एक झलक जैसी थी। ओमान में 7 जुलाई को कुछ घंटे के लिए रोका गया। बाकी समय जहाज पर सवार जवान लगातार 208 दिन तक समंदर में ही बंदी रहे। यही वजह है कि अमेरिकी जवान मानसिक रूप से थक चुके हैं और जवानों की इस दुर्दशा में अमेरिका में भी बगावत का आलम दिख रहा है। बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। सैन डिएगो में लगभग 200 से अधिक परिजनों ने सड़क पर उतरकर नेवी के कार्यवाहक सचिव होंग काओ और टॉप ऑफिसर्स को घेर लिया। सैन डिएगो में करीब 200 परिवार सीधे नेवी के कार्यवाहक सचिव होंग काओ के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि हमारे घर के लोग कब वापस आएंगे, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। यानी साफ है, अमेरिका में लोगों के भीतर गुस्सा पनप रहा है जो बर्दाश्त की सीमा को पार कर रहा है। लोग अब अपने जनरल्स को, अपने आर्मी ऑफिसर्स से सवाल पूछ रहे हैं। जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें अब्राहम लिंकन में दिक्कतें क्या क्या बताई गई हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 300 दिन से अब्राहम लिंकन समंदर में है, जिससे सिस्टम टूटने लगा है। पाइपलाइन जाम होने लगे हैं, वॉशरूम प्रभावित हो रहे हैं, शॉवर में फफूंद है, वेंटिलेशन की कमी से नमी और मोल्ड की समस्या है, पानी की क्वालिटी बहुत खराब है जिसे टाइफाइड की समस्या हो सकती है। जहाज पर पानी की सफाई को लेकर शिकायतें हैं। सप्लाई चेन चरमरा गई है, खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी हो गई है। बहरीन से सप्लाई में बैकलॉग है, लड़ाई शुरू होने के बाद सप्लाई प्रभावित हुई है, हालात सामान्य नहीं है। नेवी अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है हमारे जवानों के लिए। यानी एक और अब्राहम लिंकन में सैनिकों के लिए सुविधाएं खराब हैं, तो दूसरी ओर उनके परिवार वाले अमेरिका में सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे जवान वापस कब आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल लंबी जंग और मोर्चे पर सेना को बिना नतीजे के लंबे समय तक रोके रखना देश को बर्बाद कर देता है, जो काम ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ना तो कोई क्लियर डिसीजन ले रहे हैं, ना आर्मी को ठीक से गाइड कर पा रहे हैं। इससे संसाधन खत्म होते हैं और सैनिकों का मनोबल टूट जाता है और यही हार की वजह बनता है। 6 महीने से जारी इस गतिरोध में अमेरिकी सरकार बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ अपने सैनिकों को आगे करके इस जंग को सिर्फ अपने गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से खींचे जा रहा है। वापसी की कोई तारीख तय नहीं होने की वजह से अमेरिकी जवानों का मनोबल टूट रहा है और इस बात का सबूत है कि सुपर पावर अमेरिका अब जंग के ऐसे दलदल में फंसा है जहां से निकलने का रास्ता उसके जनरलों को भी नहीं सूझ रहा। यहां तक कि जनरल डैन केन ने भी अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व को यह बता दिया है कि यह जंग अब दिशाहीन है, टारगेटहीन है और अमेरिका को जो चाहिए था वो भी नहीं मिला। इसलिए जो लड़ाई हुई वो भी बेअसर साबित हुई। बहरीन में स्थित अमेरिका के 5th फ्लीट पर जहाजों की मरम्मत की सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन बहरीन जो है वो ईरानी फायर की जद में आता है। अगर वहां गए तो ईरान रात भर में अपनी मिसाइलों से यूएसएस अब्राहम लिंकन को भून के रख देगा और अमेरिका चाहकर भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बहरीन नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि होर्मुज से एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाना अमेरिका की औकात से बाहर है, क्योंकि अगर वो इस इलाके से निकलते हैं तो ईरान जाहिर तौर पर हमला करेगा और बहुत हद तक हो सकता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही डुबा दे। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत नहीं हो पा रही है और उस पर जो जवान तैनात हैं वो तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। आगे आपको बताएंगे कि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन को इस लड़ाई से रिप्लेस करता है अमेरिका
तो कौन सा फ्लीट लेकर आएगा, किस जहाज की तैनाती होगी, उसकी ताकत क्या है और क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा। दरअसल बहरीन में अब्राहम लिंकन की मरम्मत और सुविधाओं की मरम्मत ना होने की वजह से अब्राहम लिंकन को अमेरिका को रिप्लेस करना होगा और उसके सैनिकों को वापस बुलाने और नया खेप भेजने पर विचार करना होगा। अमेरिका में बहरीन के अलावा अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत रखरखाव जापान के योकोसुका, सासेबो, स्पेन के रोता और इटली के नेपल्स में स्थित बेसिस में किया जाता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट के क्षेत्र में दुबई, ओमान, जॉर्डन, जिबूती के बंदरगाहों पर भी तकनीकी सहायता और छोटी मोटी मरम्मत दी जाती है। लेकिन मिडल ईस्ट में जहाज़ों का किनारे लगते ही ईरान या उसके प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब्राहम लिंकन को यहां से हटाकर उसकी जगह दूसरे जहाज को भेजने पर विचार कर रहा है। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर यहां तैनात किया जाएगा, फिर अब्राहम लिंकन को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन ये लंबी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई महीनों का वक्त लग सकता है, इसलिए अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं है कि आखिर किस तारीख तक ये अचीव कर लिया जाएगा, या हो सकता है इससे पहले ये वॉर कॉल ऑफ हो जाए। हालांकि अब्राहम लिंकन कब लौटेगा जवाब अभी तक नहीं आ पाया। जवान कब लौटेंगे इसका भी जवाब नहीं है। अमेरिकी नेवी ने बताया कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी हो रही है, जो लिंकन की जगह ले सकता है, लेकिन तारीख नहीं है। सिक्योरिटी की वजह से अब्राहम लिंकन की वापसी या मरम्मत के लिए जाने की तिथि नहीं बताई जा रही है। अब अब्राहम लिंकन की जगह जो जहाज लेने जा रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए कि वो क्या बला है, वो किस उड़ती चिड़िया का नाम है। दरअसल यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक पूरा समुद्री बेड़ा है। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि एक पूरा खेमा लेकर चलता है। इसकी संरचना की तैनाती के आधार से इसे मजबूत योद्धा माना जाता है। जून 2026 की अमेरिकी नौसेना की जानकारी के मुताबिक यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट अभी CSG-9 का फ्लैगशिप और हवाई पोर्टसाइड था। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट समुद्र का वो अभेद्य किला है जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन कह लीजिए। इसके पहले लेयर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, जिसमें से लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चाहे आप बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर्स ले लीजिए, यूएसएस रोजल ले लीजिए, यूएसएस हेल्जी ले लीजिए, यूएसएस डैनियल ले लीजिए, मिसाइल सिस्टम MK-41 VLS से एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्राइक मिसाइलें, एंटीक्राफ्ट प्लस एंटीशिप प्लस एंटी सबमरीन भूमिका। डिस्ट्रॉयर ग्रुप के चारों तरफ बाहरी सुरक्षा घेरा भी बनाते हैं। एजिस सिस्टम से हवाई, सतही और पनडुब्बी खतरों से मुकाबला होता है। सेकेंड लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन चलती है, कैरियर एयर विंग 11, जिसमें F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट, FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर, लंबी दूरी के एयरबोर्न सर्वेलांस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। थर्ड लेयर में क्लोज इन और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस MK-15 फैलेनेक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ESSM स्पैरो, एयर डिफेंस मिसाइलें, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, इंटरसेप्टर्स। चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन, E-2D एडवांस्ड हॉकाई, दूर से आने वाले विमान मिसाइल की निगरानी। पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को एयर सिचुएशन की जो जानकारी देता है। MH-60R सी हॉक, दुश्मन की पनडुब्बियों की तलाश करने वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर। MH-60S सी हॉक, लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट सपोर्ट, सर्च रेस्क्यू MQ-25। इसके अलावा अनमैन एरियल रिफ्यूलिंग फाइटर जेट, जो कॉम्बैट रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। और सबसे मेन यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 का फ्लैगशिप कैरियर से माना जाता है। हजारों नौसैनिकों वाला पूरा स्ट्राइक ग्रुप परमाणु ऊर्जा से संचालित कैरियर के साथ एक साथ ऑपरेशन एयर, इसके अलावा लैंड, इसके अलावा जो वाटर ऑपरेशन या नेवी ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं, सबको अंजाम दे सकते हैं। इतनी बड़ी तैनाती होती है इस पूरे कैरियर, इसलिए पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। इतनी मजबूती होने की वजह से ही अब्राहम लिंकन के बदले अब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को भेजा जा रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी जवानों के बीच मनोबल डाउन है और अब नए जवानों को वहां पर तैनात किया जाएगा
ताकि सेना में विद्रोह जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि हालात को देखकर यह सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिकी सेना के अंदर बगावत की स्थिति है। हाल ही में अमेरिकी सेना में कई बड़े अधिकारियों को हटाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा भी शामिल थे। वो अपने कार्यकाल खत्म होने से करीब 2 महीने पहले हटा दिए गए। इसके अलावा सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए, जिसे संकेत मिल रहे हैं कि अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है कि आखिर कब तक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहेंगे। आखिर 6 महीने में जो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्या वो आने वाले कुछ समय में इस जंग को जीत लेगा, या फिर अमेरिका इस इलाके में लंबी उपस्थिति के मूड में है। और जब बातचीत ही करनी है तो 20 से ज्यादा युद्धपोत और 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती क्यों? क्या ट्रंप अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है और अमेरिका ईरान की लड़ाई एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। ईरान के खिलाफ जो सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर गठबंधन बनाई, 24 घंटे के अंदर उस गठबंधन को ठेंगे पर लाकर हूती विद्रोहियों ने खड़ा कर दिया। गठबंधन साइन किए हुए 24 घंटे नहीं हुए और तस्वीर आपको दिखाते हैं, हूती विद्रोहियों ने सऊदी के तेल रिफाइनरियों पर किस तरह का अटैक किया। यानी एक खुली चुनौती थी। यह खुली चुनौती थी पाकिस्तान, सऊदी और टर्की को कि दम है तो ईरान को छूकर दिखाओ, हिम्मत है तो ईरान पर हमला करके दिखाओ। डील साइन होने के 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा हमला, जिसने सऊदी के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़ा धमाका किया और तेल और गैस रिफाइनरी सेक्टर को टारगेट किया। और जब ये सिग्नेचर किए जा रहे थे डिफेंस पैक्ट पर, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, जिसमें टर्की और पाकिस्तान भरोसा दिला रहे थे सऊदी को कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह तस्वीर आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं किस तरह से ये तीनों देश मिलकर ईरान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। अब डील तो यह थी कि एक देश पर हमला होगा तो बाकी के दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी पर हमले के बाद से पूरी दुनिया इस इंतजार में लगे हुए हैं कि आखिर वो मोमेंट कब आएगा जब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सऊदी का बदला ले। मैं भी वेट कर रहा हूं। वैसे पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान बलूचिस्तान से बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान टीटीपी से बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान को तो खैर रहने देते हैं, लेकिन ये डील क्या सिर्फ कागजी डील है? हूती विद्रोहियों ने खुली चुनौती दी, दम है तो छू कर दिखा दो, जबकि 3 देश उसी दिन अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के कटोरा छाप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं। और दूसरी तस्वीर, डील के महज 24 घंटे के अंदर सऊदी की तेल और गैस कंपनियों को हूती विद्रोही फूंक डालते हैं। यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या वो जंग लड़ने आएंगे? क्या वो ईरान पर हमला करेंगे? क्या वो ईरान से बदला लेंगे? क्या वो हूती को अटैक करेंगे? सऊदी अरब के जुबैल इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। गैस फैसिलिटी प्लांट में बहुत बड़े धमाके की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोही हैं।
इस बीच जजान में आरामको रिफाइनरी में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में आग, ओमान की खाड़ी के पास स्थित पूर्वी सऊदी के इलाके में हमला हुआ और सीधे तौर पर ईरान और इराक के प्रभाव क्षेत्र के करीब है। ये गैस फैसिलिटी में भीषण धमाके और हमले की खबर लेकर आया और हूती लड़ाकों ने ड्रोन के जरिए 2 जगहों पर अटैक किया। जजान आरामको रिफाइनरी के बारे में भी जान लीजिए। लाल सागर के करीब यमन सीमा के पास पश्चिमी तट पर अटैक हुआ। यहां रिफाइनरी में हूती के हमले के बाद आग लग गई और आरामको की टीम ने आग पर काबू पाने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जगहों पर भारी नुकसान की खबर है। सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ दोहरा धमाका सिर्फ एक रणनीतिक हमला नहीं, बल्कि उस तथाकथित इस्लामिक नेटो की पहली अग्नि परीक्षा की बखिया उधेड़ रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही थी और अभी 24 घंटे भी इस साइन को नहीं हुए थे। हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे नेटो के आर्टिकल 5 जैसा ताकतवर करार दिया कि हम तो अब नेटो बना चुके हैं और हमने पूरी मिडल ईस्ट में नेटो जैसी ताकत हासिल कर दी, हम किसी को भी अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, सबको धुआं धुआं कर देंगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ ये साइन कर रहे हैं इस इलाके में। साइन करने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ भी मिला रहे हैं, जैसा कि बहुत महारत हासिल कर ली हो। हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे के अंदर इस कॉन्फिडेंस की बत्ती बनाकर इन्हीं के हाथ में पकड़ा दिया और इस पूरे ढकोसले की हवा निकाल दी। पूरे ड्रामेबाजी का क्लाइमेक्स लिख डाला हूती विद्रोहियों ने। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने और स्थानीय प्रशासन ने एक बड़े हमले की बात स्वीकार की है, लेकिन किसी के हताहत होने से इनकार किया है और फिलहाल किसी भी तरह का रिएक्शन देने से मना किया है। लेकिन हमला बता रहा है कि ये हूती ने ही किया है। सवाल ये कि 24 घंटे पहले जो डील हुई कि किसी देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, उस डील का क्या हुआ? क्या पाकिस्तान और तुर्की इसमें कूदेंगे? आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि इलाके में सबके अपने अपने हित हैं और ईरान से डायरेक्ट कोई भी देश दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। वैसे जिस गठबंधन को इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी औकात फिलहाल तो कुछ नहीं है। इस गठबंधन में एक देश पूरी तरीके से कंगाल है, एक देश एर्दोआन वाला, वो डिक्टेटरशिप के हवाले, वहां के इलेक्शन ही रिग्ड होते हैं टर्की में, और जो बचा खुचा सऊदी वो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान से सबसे बड़ी दुश्मनी है। मामला शिया और सुन्नी का है और बहुत हद तक अमेरिका के इशारे पर चलने के एलिगेशन भी लगते हैं। अब तो गुलाम वाली बात कैसे है? सऊदी के अरब के पास पैसा बहुत है सुरक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका पर कंप्लीट डिपेंड करते हैं। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका में भारी निवेश भी करते हैं, लेकिन आज की तारीख में हूती के लड़ाके लगातार निशाना बना रहे हैं। सऊदी को ईरान और हूती के लड़ाकों से सुरक्षा चाहिए। तुर्की नेटो सदस्य है, हथियार विमान के लिए वो अमेरिका के सामने नतमस्तक रहता है। हालांकि तुर्की के पास एक बहुत ब्रॉड ड्रोन टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जरूर है और तुर्की को इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर मिडिल ईस्ट पर अपना वर्चस्व बढ़ाना है और लाल सागर से अपने व्यापार को सुरक्षित करना है। तुर्की की चाह है कि सुरक्षा के नाम पर सऊदी उसके यहां भी निवेश करे। पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल, खैरात के नाम पर टिकी नौसेना, सेना और वायुसेना, देश पहले ही भिखारी बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेल आउट पैकेज आईएमएफ से लेने वाला देश। पाकिस्तान को किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उसके जेब में $5-10 गिर जाए, दलाली के खत्म, उसके बाद उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और सऊदी की सुरक्षा हो नहीं हो, वहां इस्लाम रहे नहीं रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में अमेरिका उसको कह दी कि भाई हम $1 ट्रिलियन आपको दे रहे हैं,
सऊदी में बम पटक दो, वो सऊदी में बम पटक के आ जाएगा। चाहे वो इस मुसलमानों के पवित्र शहर में ही क्यों ना बम मार रहे, वो मार देगा। पहले पैसे मिल रहे थे। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी से पैसे मिलते रहे, दुनिया से रियायत मिलती रहे और दुनिया भर में दलाली करके पैसे मिलते रहे, डॉलर आते रहे। देखा जाए तो तीनों ही अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, सब अपना अपना हित साध रहे हैं। सऊदी को सिर्फ सुरक्षा चाहिए, पैसे बहुत हैं, क्योंकि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में सारे देश अलग थलग पड़े हुए हैं। अमेरिका का नाम तो कोई ले नहीं रहा। हाँ, ये बात और है कि सुरक्षा के नाम पर अभी तक अमेरिका ही पैसा उगा रहा था, और जब वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका तो अपनी जगह मेनलैंड में सुरक्षित है। ईरान ने यहां मिडिल ईस्ट के देशों को रेल दिया। तुम बहुत अमेरिका अमेरिका करते थे, लो अमेरिका। पाकिस्तान के साथ भी सऊदी का डिफेंस डील था। सऊदी या पाकिस्तान में किसी पर हमला हुआ तो दोनों देश मिलकर जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले भी जब सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इस युद्ध में नहीं आया, जबकि सऊदी पर डायरेक्ट अटैक किया है ईरान ने 2-3 बार। इन सब के बीच फिर से एक बार ड्रामे शुरू करे इन्होंने कि अब हम सऊदी, पाक और टर्की मिलकर डील करते हैं। इसमें कतर के आने की भी बात चल रही है, हम कतर को भी बचाएंगे। अरे पहले सऊदी को तो बचा लो। और हाँ, वो जो डील की बात जो मैंने आपको बताई, सऊदी और पाकिस्तान के बीच इससे पहले जो डील हुई थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो कौन सा अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी ने जंग शुरू की? साफ बात है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि भाई हम आपका साथ छोड़ सकते हैं, तो आप ये युद्ध वाला यहां पर नाटक बंद करो और इसका क्लोजअप दो और यहां से आप चलते बनो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तबाही सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। अगर आपको व्यापार करना है, सिर्फ व्यापार करो। डिफेंस का मामला हम खुद ब खुद देख लेंगे। सब स्ट्रेटेजी, रणनीति और कूटनीति के तहत किया गया एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सऊदी को अभी भी बड़े हमले का डर सता रहा है। इस वजह से सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ डील तो की। खुफिया रिपोर्ट से संकेत ये मिलते हैं कि हूती विद्रोही और इराकी मिलिशिया और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड मिलकर बड़े टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सऊदी अमेरिका का साथ छोड़ दे या अमेरिका ही मिडिल ईस्ट खाली कर दे। बीते 3 दिन पहले तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस समझौते के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इसे नेटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया। लेकिन अगर डील के पॉइंट पर बात करें तो उसमें देखने को मिलता है कि हमले की स्थिति में मदद का स्वरूप, स्तर और तरीका आपसी सलाह मशवरे से तय होगा। यानी पहले हमला होगा, फिर बैठकर तय किया जाएगा कि कौन क्या करेगा। यह मॉडल किसी तय सैन्य गठजोड़ से ज्यादा एक राजनीतिक वादा जैसा दिखता है, जबकि नेटो में ऐसा नहीं है। आखिर क्यों यह दावा किया जा रहा है कि तीनों देशों का एक साथ आना, उनके हितों की रक्षा करना आसान नहीं है? इसे समझना होगा। दरअसल गठजोड़ को 3 अलग अलग ताकतों के मेल के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि इस गठबंधन की वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा है। उसके ज्यादातर हथियार आज भी अमेरिका से आते हैं। ईरान ने सऊदी पर हमला किया तो भी उसने अमेरिका से गुहार लगाई। तुर्की खुद नेटो का सदस्य रहा है, उसकी निर्भरता भी अमेरिका पर है। तुर्की ने F-35 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रूस से दूर होने का फैसला भी किया। पाकिस्तान कंगाल है, दूसरों के पैसों के दम पर किसी तरह से देश चला रहा है। पाकिस्तान की रक्षा जरूरतें बाहरी सहयोग पर निर्भर रहती हैं, यहां तक कि पाकिस्तान खुद टूट की कगार पर है। उसके देश के 4 टुकड़े होने वाले हैं। आलम यह है कि अगर तीनों मिल भी जाएं तो तीनों मिलकर भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम इस इतिहास पर नजर डालें तो क्षेत्रीय और इस्लामिक सैन्य गठजोड़ का इतिहास भी भरोसे लायक नहीं है। इसके पुराने उदाहरण हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वो मंच है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश साथ आए, लेकिन 2017 में यही देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सऊदी और यूएई ने कतर पर नाकेबंदी लगा दी। सवाल यही आता है, जब अपने ही समूह में संकट आया तो ये गठजोड़ उसे नहीं रोक पाया, बल्कि खुद टूट गया। इस्लामिक सहयोग संगठन का हाल भी अलग नहीं है। 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का यह मंच है, लेकिन जब भी किसी एक देश पर संकट आया, ये संगठन सामूहिक सैन्य कार्रवाई तक
नहीं पहुंच पाया। सामूहिक सैन्य कार्रवाई छोड़ दीजिए आप, ये देश सामूहिक मदद तक नहीं पहुंचा पाया। ज्यादातर मामलों में ये बयान जारी करने तक ही सीमित नजर आता है और यही पैटर्न बार बार दिखता है। ऐसे गठजोड़ों में सबसे बड़ा विवाद यही होता है, कौन सेना का नेतृत्व करेगा, कौन पैसा देगा, कौन सैनिक भेजेगा। जब असली संकट आता है तो हर देश अपने हित को देखता है और इसलिए ये गठबंधन भी इस बार ठेंगा दिखा गया सऊदी को और हूती विद्रोहियों ने हमले कर करके पूरे सऊदी को रात भर में लाल कर दिया और दोनों देश अभी भी शांत बैठे हुए हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।